Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my 7th lecture for the students of BS IT and BS CS. आज का हमारा टॉपिक है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज हम सिर्फ ऑरल और वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। ये एक तवील टॉपिक है, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक एंड इट विल टेक 2 लेक्चर्स। तो आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अपनी रूटीन के मुताबिक हम सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ एक डेफिनेशंस पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आए कि व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन, और ये डेफिनेशंस हमें पेपर में बहुत कारआमद होती हैं जब हमें शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करना होते हैं। तो इसकी पहली डेफिनेशन जी, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स टू यूज़ वर्ड्स एंड साउंड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सेकेंड डेफिनेशन कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन इज अबाउट लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन। वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स। और थर्ड डेफिनेशन है वर्बल कम्युनिकेशन इज एनी कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। इट इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन। तो these are 3 different definitions of verbal communication, और इन definitions को बड़ी तवज्जो से समझिएगा, देखिएगा, और आपकी आसानी के लिए मैंने इसके साथ लिंक्स लिख दिए हैं। जहाँ कहीं से भी मैंने ये definitions ली हैं आप लोगों के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने लिंक्स इसके साथ पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप इसको फर्दर स्टडी करें और अपने नॉलेज में इजाफा करें। अब इन 3 डेफिनेशंस के बाद आइए देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और बिजनेस लाइफ में। कम्युनिकेशन इज़ पार्ट एंड पार्शियल विद आवर एवरीडे लाइफ, यानी कहा गया कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। इन आवर पर्सनल लाइफ एंड इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस वी ऑरली कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, कोलीग्स, एसोसिएट्स, सुपीरियर्स एंड अदर्स। यानी हम अपने दोस्तों से, अपने अफसरान से, अपने मातहतों से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। द वे अ पर्सन कम्युनिकेट्स रिफ्लेक्ट्स हिज कैपेबिलिटीज एज रिगार्ड्स द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज कंसर्न ओनली अ सक्सेसफुल कम्युनिकेटर कैन सर्वाइव। और जहाँ तक बात है बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो वो शख्स जो कि एक कामयाब कम्युनिकेटर है, अच्छे अंदाज में अपनी बात दूसरे शख्स तक पहुंचाता है, वही कामयाब है। इन द लाइट ऑफ दिस मच इंपॉर्टेंस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, लेट अस डिस्कस द स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव ऑरल कम्युनिकेशन। तो अब चूंकि ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, तो आइए फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ का जिक्र करते हैं कि जिन्हें अपनाकर हम ऑरल कम्युनिकेशन में महारत हासिल कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ओपनिंग कम्युनिकेशन, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्टिव लिसनिंग। यानी ये 3 स्टेप्स हमें बताए गए हैं कि अगर हम इन्हें फॉलो करें तो हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो सकती है। पहली चीज़ ओपनिंग कम्युनिकेशन, यानी व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग, हाउ शुड वी स्टार्ट, व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट वर्ड्स, पहले अल्फाज क्या होने चाहिए। चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इसमें शामिल हैं एंड एक्टिव लिसनिंग भी इसमें शामिल है। तो पहले ओपनिंग कम्युनिकेशन का जिक्र हम पढ़ते हैं। व्हेन यू फर्स्ट मीट समवन, you form an impression of the person from the way he looks, talks, dresses and behaves. Similarly, when a person
speaks his listeners form an impression of his capabilities। यानी जब हम किसी शख्स से मिलते हैं तो उससे गुफ्तगू करने से पहले ही उसको देखकर हमें एक तासुर हमारे जहन में आता है, उसकी ड्रेसिंग से, उसके बिहेवियर से। और जब एक स्पीकर बात करना शुरू करता है तो इसकी बात को, इसके अल्फाज को सुनकर सुनने वाला ये डिसाइड करता है कि ये शख्स कितनी सलाहियतों का मालिक है, इसकी एजुकेशन, इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है। The start of communication is therefore very important. Communication should be started with key point. The use of words should be careful. The speaker should avoid long personal introduction and recap. तो it is an advice for us, ये हमारे लिए एक नसीहत है कि when we start communication we start to the point, कि जो सही बात है हमें वहाँ से कॉन्वर्जेशन शुरू करनी चाहिए। इधर उधर की बातें करना, अपना तारुफ ज़रूरत से ज़्यादा तवील तारुफ पेश करना, ये गलत है। इसमें सेकंड पॉइंट चॉइस ऑफ वर्ड्स है जी, अल्फाज का इंतखाब। इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग योर चॉइस ऑफ वर्ड्स केयरफुली। यानी कहा गया कि अगर आप अपने वर्ड्स की चॉइस में बड़े केयरफुल हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। वर्ड्स शुड be selected according to the situation. For example, our choice of words is different for the presentation of a subject to our boss and to our friends. किसी भी मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हम अपने बॉस से मुखातिब हैं तो हम बड़े मुहतात होकर बात करते हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही मौजू हम अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हों तो वी फील आर सेल्फ रिलैक्सड इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स। हम लफ्ज़ों के इस्तेमाल में बड़ा रिलैक्स होते हैं। द चॉइस ऑफ वर्ड्स नो डाउट मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑल्सो इंक्लूड्स योर वे ऑफ अटरिंग वर्ड्स, योर टोन ऑफ वॉइस एंड पेस। और लफ्ज़ों के इंतखाब के साथ आपका लहजा, लफ्ज़ों को अदा करने का आपका अंदाज़ यानी अंदाज़े बयां भी बहुत अहम है। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का अक्कास होता है। जिस तरह से आप बात शुरू करते हैं, जिस लहजे में बात शुरू करते हैं, वो लहजा हकीकत में आपका किरदार है, आपकी शख्सियत है। और नेक्स्ट पॉइंट इफ़ेक्टिव लिसनिंग है। इट इज़ सरप्राइजिंग कि कम्युनिकेशन में, ऑरल कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव लिसनिंग का क्या अमल दखल हो सकता है। जी हाँ, इफ़ेक्टिव लिसनिंग बहुत अहम है फॉर इफ़ेक्टिव स्पीकिंग। तो आइए इसको पढ़कर इसको समझते हैं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग इज़ गुड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन वी कम्युनिकेट वी स्पेंड आवर एनर्जी ऑन व्हाट वी से and do not pay attention to what the other person says। यानी जब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं तो हम अपनी तमाम तर एनर्जीज़, अपनी तमाम तर सलाहियतें और तवानाइयाँ बात करने पर सर्व कर देते हैं। हमारा मकसद होता है कि हमारी बात से दूसरा शख्स कायल हो जाए, ख्वाह हमारी बात में वज़न ही ना हो। हम दूसरे शख्स की बात सुनने पर तवज्जो नहीं देते। एन इफेक्टिव लिसनर लिसन्स अटेंटिवली, ग्रैस्प द क्वेश्चन एंड कम्युनिकेट्स अकॉर्डिंगली। जबकि एक अच्छा स्पीकर पहले सुनता है बात को, जबकि एक अच्छा स्पीकर तवज्जो से बात को सुनता है और फिर उसके मुताबिक जवाब देता है। अगर हम सवाल को तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर जवाब टू द पॉइंट नहीं हो पाएगा। तो ये अहमियत है इफ़ेक्टिव लिसनिंग की, कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तैयार करती है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है जी, प्रिपेयरिंग इफ़ेक्टिव ऑरल प्रेजेंटेशन। अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स का जिक्र करेंगे, वो चीज़ें जो कि हमें एक प्रेजेंटेशन के लिए, ऑरल कम्युनिकेशन के लिए तैयार करती हैं। वो क्या चीज़ें हैं?
आइए इसमें हम तवज्जो से पढ़ते हैं। Preparing an effective oral presentation is a tough task, but the following 7 steps help you in preparing an effective oral presentation. यानी oral presentation की तैयारी ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन 7 steps 7 असूल आपकी मदद करते हैं। First, determining the purpose. We communicate to produce a result on the micro level. The purpose of communication are to inform, to persuade and to entertain. कहा गया कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा मकसद होता है रिजल्ट प्रोड्यूस करना, कोई नतीजा निकालना। तो कम्युनिकेशन के 3 बड़े मकासद में शामिल है टू इन्फॉर्म, मालूमात फ्राहम करना, टू परसुएड, किसी को कायल करना, एंड टू एंटरटेन, और तफरीह फराहम करना। To inform. When we communicate to inform, we clarify and explain the situation. Communicate for information. Communication for information is essential in business. It wins customers for your business. यानी कहा गया कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम अपनी बात की वजाहत देते हैं, दूसरे शख्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उसको मालूमात फ्राहम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की खूबियां बयान कर रहे हैं। और इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी अहम है। इससे हम नए कस्टमर्स विन करते हैं, हासिल करते हैं। सेकंड ऑप्शन है जी टू परसुएड। हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? किसी को कायल करने के लिए। परसुएसिव कम्युनिकेशन टेंड्स टू मेक द लिसनर कंप्लाई विद योर विशेस। एडवर्टीजमेंट्स और टीवी कमर्शियल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन का मकसद होता है दूसरे शख्स को अपनी बात समझाना, उसके जहन में बिठाना, उसको अपने नुक्ता नज़र से कायल करना। ये एक मुश्किल काम है। टीवी पर जो कमर्शियल्स आती हैं वो इसके एक एग्जाम्पल हैं। टू एंटरटेन, इसका तीसरा मकसद टू एंटरटेन है। द एम ऑफ सच कम्युनिकेशन इज़ टू अम्यूज योर ऑडियंस। द मोड एंड फॉर्मेट ऑफ सच कम्युनिकेशन इज़ अनफॉर्मल। जी, तीसरा मकसद होता है इंटरटेनमेंट, तफरी। और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट, तो हमारा अंदाज़, हमारी कम्युनिकेशन का मोड बड़ा ही इनफॉर्मल होता है। इसमें हम मिज़ाह भरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम चुटकुले और लतीफ़े इस्तेमाल करते हैं। इसमें फॉर्मल स्टाइल यानी आप जनाब और आदाब और रख रखाव वाला अंदाज इस्तेमाल नहीं किया जाता। It includes humorous statements and jokes, etc. Social occasions such as promotion, parties, retirement and anniversaries are meant for entertainment. ओके, तो कहा गया कि ये जो फंक्शंस होते हैं, जैसे रिटायरमेंट का फंक्शन है, एनिवर्सरी है, कोई प्रमोशन फंक्शन है, तो दीज आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट। और इन 3 मकासद के अलावा एक और मकसद इसका बड़ा अहम है, और वो है फॉर गुडविल। अब देख सकते हैं कि इस पेज के लास्ट पे मैंने छोटी सी एक हेडिंग बना रखी है, फॉर गुडविल। इसे मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ, और ये हमारी ओरल प्रेजेंटेशन का एक बड़ा अहम मकसद होता है। व्हेन वी टॉक टू समबॉडी, वी टॉक टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल इन द बिजनेस वर्ल्ड। जी हाँ, कारोबारी दुनिया की बात करते हैं कि जब हम कारोबारी दुनिया में रहते हुए कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा मकसद होता है दोस्ताना फ़िज़ा पैदा करना और कस्टमर्स को अपनी तरफ मतवज्जो करना। और गुडविल क्रिएट करने के लिए जब कम्युनिकेशन की जाती है तो उसमें कम्युनिकेटर को, बात करने वाले को बहुत केयरफुल होना पड़ता है। बिकॉज अ स्माइल, अ स्वीट स्माइल एंड अ फ्यू स्वीट वर्ड्स आर बेटर देन एक्सपेंसिव डिनर्स। आप हज़ारों का डिनर करवा के भी किसी शख्स से
اپنی بات اس طرح نہیں منوا سکتے جتنا کہ آپ دو میٹھے بول بول کے اور مسکرا کر اس سے مخاطب ہو کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں۔ تو گڈ ول ایک اور مقصد ہے کمیونیکیشن کا۔ اوکے، سیکنڈ پوائنٹ کمیونیکیشن سے متعلق، اورل کمیونیکیشن سے متعلق، اینالائز یور آڈینس۔ جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے سامنے آڈینس کون ہے۔ آڈینس آر دا فوکس آف اسپیکر۔ اے اسپیکر شوڈ collect social information about the social, educational status, age and the size of group of audience۔ جی، جب ایک شخص اپنی conversation تیار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بیفور ٹائم وہ انفارمیشن حاصل کرے کہ وہ جن لوگوں سے مخاطب ہونے لگا ہے ان کا سوشل بیک گراؤنڈ، ان کا ایجوکیشنل سٹینڈرڈ کیا ہے، اور وہ معاشرے کے کس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس کے مطابق کنورزیشن پریپیئر کی جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری کنورزیشن، ہماری کمیونیکیشن کسی کام نہیں آئے گی۔ ود دی ہیلپ آف دس انفارمیشن communication process will become easy and effective. Otherwise, communication will fail in producing the desired result. کہ جب تک ہم آڈینس کو انالائز نہ کر لیں، ہم ان تک میسج کنوے نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کا لہجہ اپنانا ہوگا، ان کے سوشل اینڈ ایجوکیشنل سٹیٹس کے مطابق ان سے مخاطب ہونا ہوگا۔ ہمارے لفظوں کی چوائس ان کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے مین آئیڈیا اور ٹاپک آف دا کانورزیشن۔ یعنی ہم جو کمیونیکیشن کرنے جا رہے ہیں، ہماری کمیونیکیشن کا ٹاپک کیا ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ دا سلیکشن آف ٹاپک ود این appropriate theme is essential, otherwise your communication will be miscommunication۔ ایک کمیونیکیٹر جب ایک میسج پریپیئر کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہے۔ The topic of your conversation should be in accordance with the interest of your audience so that they may find it relevant and enjoyable۔ اور یہ بہت پتے کی بات ہے کہ ہمارا ٹاپک ہمارے آڈینس کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ جو بات سننا چاہتے ہیں، جس انداز میں سننا چاہتے ہیں، اس انداز میں بات کی جائے اور ویسا ہی ٹاپک سلیکٹ کیا جائے۔ A communication without an idea in it is like a misguided missile۔ کیونکہ جب تک آپ کی کانورزیشن کا کوئی ٹاپک نہیں ہوگا، اس میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا، وہ ایک مس گائیڈڈ میزائل کی طرح سے ہے جو کہیں بھی جا کے ہٹ کر سکتا ہے۔ آبجیکٹو آف پریزنٹیشن، اور اس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو کچھ پریزنٹ کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وٹ ول بی اٹس اینڈ ریزلٹ، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بہت واضح ہونی چاہیے۔ جب تک ایک بات کرنے والے کو یہی نہیں پتا کہ وہ اپنی بات کرنے کا مقصد کیا رکھتا ہے، اس کی بات کرنا بیکار ہے۔ Once you have selected the topic, write down its objective on a page clearly. The objective of your communication should be to satisfy your audience and to convey the particular message you want to convey۔ تو آپ کی کمیونیکیشن کا آبجیکٹو جو بھی ہو، پہلے تو اس کو پیج پہ لکھ لیں، اسے اپنے ذہن میں بہت واضح کر لیں۔ اور عام طور پر کسی بھی کمیونیکیشن کا آبجیکٹو ہوتا ہے اپنی بات کو سننے والے تک پہنچانا، اسے قائل کرنا، اور اس کی جو بھی کیوریز ہیں، جو بھی ابہام ہے اس کے ذہن میں، اس کو ختم کرنا، اس کے شک شبہات ختم کرنا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ شخص آپ کی بات سے قائل نہیں ہوگا، وہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے فائنڈ میٹیریل، کہ ہم نے
ऑडियंस से बात करनी है, टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया, अपने ऑडियंस को भी एनालाइज कर लिया, हमें ये पता है कि हमने किस लेवल पर आकर बात करनी है, किस तरह के लोगों से बात करनी है। अब इससे अगला पॉइंट ये है कि हमें मटेरियल भी तो चाहिए, हम बात क्या करेंगे। तो वंस यू हैव सिलेक्टेड अ टॉपिक यू नीड टू लुक फॉर रेलिवेंट मटेरियल सो दैट यू कुड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो कहा गया कि जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर चुके हैं तो अब इसके बाद इससे रिलेटेड मटेरियल तलाश करें ताकि आप सबूत के साथ बात कर सकें। यू कैन कंसल्ट इंटरनेट, बुक्स, रेलिवेंट लिटरेचर एंड स्पीचेस ऑफ फॉर्मर स्पीकर्स टू कलेक्ट डाटा। इस मकसद के लिए आप किताबों का मुतालिया करें, इंटरनेट पे सर्च करें, इस टॉपिक पर आपसे पहले जिन लोगों ने कुछ बात की है उनकी तकारीर को पढ़िए। योर रिसर्च में कॉज यू टू ड्रॉप सम ऑफ योर आइडियाज़ एंड ऐड न्यू वंस। जब आप रिसर्च करते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करते हैं, तो इस रिसर्च के दौरान आपको एहसास होता है कि जो पॉइंट्स आपके जहन में पहले से मौजूद थे, खुद साख्ता पॉइंट्स, उनमें से कुछ गलत भी हैं। आप अपनी पुराने आइडियाज़ को छोड़कर नए आइडियाज़ को अपनी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनाते हैं। आपको अल्फाज के इस्तेमाल में भी आसानी होती है, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ बड़े ही मुनासिब अल्फाज मिल जाते हैं जो पहले आपके जहन में नहीं थे, मगर अब वो अल्फाज आपकी गुफ्तगू को निखार सकते हैं। उसके बाद वाला पॉइंट है जी ऑर्गेनाइज डाटा। जब आपने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है तो अब इस मटेरियल को ऑर्गेनाइज भी तो करना है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहम चीज़ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। वंस यू हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक, योर नेक्स्ट टास्क इज़ टू ऑर्गेनाइज इट अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट। The better the organization of your data, the effective your communication is. यानी अब जब कि आप डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, मटेरियल इकट्ठा कर चुके हैं, तो अगला स्टेप ये है कि आप उसे ऑर्गेनाइज करें जितनी टाइम लिमिट आपके पास है उसके मुताबिक। अदरवाइज आप अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग मटेरियल तो बहुत कलेक्ट कर लेते हैं इंटरनेट से और बुक्स से, मगर वो इसे टाइम के मुताबिक अरेंज नहीं कर पाते। एक स्पीकर के पास 3 to 7 मिनट्स हैं बोलने के लिए, लेकिन उसके पास डाटा 30 to 35 मिनट्स का है, और जब वो इसको मैनेज नहीं कर पाता तो वो अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। लिहाजा डाटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अहम है। जितना अच्छा आप ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को, आप उतना ही इफ़ेक्टिव अंदाज में अपना पैगाम पहुंचा सकेंगे। जैसे कि लिखा गया, मैं इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं, थर्ड लाइन से, द बेटर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर डाटा, द इफेक्टिव योर कम्युनिकेशन इज। इफ अ कम्युनिकेटर फेल्स इन ऑर्गेनाइजिंग हिज डाटा, हिज कम्युनिकेशन लीड्स हिम नोवेयर। कि जो शख्स अपने डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, उसकी कम्युनिकेशन किसी फ़ायदे की नहीं होती। और नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपेयर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये भी बहुत अहम बात है। जैसे कि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही एक शख्स बात करना शुरू करता है, गुफ्तगू शुरू करता है, तो उसके इब्तदाई अल्फाज उससे मुतल्लिक सुनने वालों के जहन में एक अक्स बनाते हैं, एक इम्प्रेशन बनाते हैं। लिहाजा एक स्पीकर को चाहिए कि वो अपनी कॉन्वर्जेशन का स्टार्ट और इसका कंक्लूजन पहले से तैयार रखे। उसके जहन में होना चाहिए, उसको इल्म होना चाहिए कि उसके इब्तदाई अल्फाज क्या होंगे और उसका कंक्लूजन क्या होगा। Once you have prepared the body of the presentation, decide how you will start and end your communication. Make sure that the introduction captures the attention of your audience and the conclusion summarizes your important points.
یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تو ہماری ابتدائی الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، اور جب ہم اپنی گفتگو کا انجام کریں، اختتام کریں، تو ہمیں ایک خلاصہ پیش کرنا چاہیے اپنی ساری گفتگو کا، تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ پچھلے 5-7 منٹ میں اس نے کیا بات سنی ہے، اس کی کیا اہمیت تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ During the opening of your presentation, it is important to attract the attention of your audience, and at the end, repeat what you have told them. یعنی ابتدا میں تو ان کی توجہ اپنی طرف کریں، یہ ٹارگٹ ہے، اور ایٹ دا اینڈ آپ ان کو بتا دیں، ایک بار پھر سے دہرا دیں، ریپیٹ کر دیں کہ آپ نے انہیں کیا کہا تھا، آپ کا میسج کیا تھا۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے جی، پریکٹس ڈیلیورنگ اسپیچ۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ ہم نے اب تک جتنی بھی کنورزیشن کی اورل کمیونیکیشن سے متعلق، یہ لاسٹ پوائنٹ اس کی روح ہے، اس کی اسپرٹ ہے۔ اس کے بغیر ہمارے تمام تر پوائنٹس، ہماری تمام تر بحث از جسٹ لائک اے ڈیڈ باڈی۔ اب ایک شخص نے کنورزیشن کا ٹاپک سلیکٹ کر لیا، اس نے میٹیریل بھی اکٹھا کر لیا، میٹیریل کو ارینج بھی کر لیا، بٹ ہاؤ ٹو پریزنٹ، جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا سب بیکار ہے۔ آپ 10 دن 12 دن پریزنٹیشن کی تیاری کرتے رہیں، ہر طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کریں، پھر بہت ڈریس اپ ہو کر بر وقت پہنچیں، بٹ وین یو فیل ٹو اسپیک بیہائنڈ دا ڈائس، بیہائنڈ دا روسٹم، یو ہیو فیلڈ ٹوٹلی۔ کہ جو لوگ روسٹم کے پیچھے کھڑے ہو کر، بیہائنڈ دا ڈائس کھڑے ہو کر بول نہیں پاتے، وہ صحیح معنوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم ڈیٹا کلیکشن میں، ڈیٹا ارینجمنٹ میں بڑا وقت صرف کر دیتے ہیں، بٹ ہاؤ ٹو ڈیلیور دا ڈیٹا، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، ہم ریہرسل نہیں کرتے۔ آسان لفظوں میں وی شوڈ ریہرس آر پریزنٹیشن۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ The way you communicate is the glimpse of your personality and abilities. Many communicators spend a lot of time in the preparation of their presentation but spend little time on the practice of its delivery. پریزنٹیشن کو پریپیئر کرنے پہ تو بہت وقت صرف کر دیتے ہیں، ٹاپک سلیکٹ کیا، پھر اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کیا، ارینج بھی کیا، مگر اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اس کی پریکٹس نہیں کرتے۔ When you practice, you reduce the number of uttering well and you know etc. یہ چند الفاظ ہیں جو کہ بریکٹ میں لکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ well and you know، یہ الفاظ لہجے کی بوکھلاہٹ کو، کنفیوژن کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ایک اسپیکر افراد کے سامنے کھڑے ہو کر بول نہیں پاتا تو وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ دا پرسن از گیٹنگ کنفیوزڈ۔ تو لیکن جب آپ ریہرسل کر لیتے ہیں تو ان الفاظ کے استعمال پر قابو پا لیتے ہیں، آپ کو بار بار اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا پڑتے۔ یو کین آلسو فائن ٹیون یور انٹونیشن، اسٹریس اینڈ پچ آف یور ساؤنڈ، اور پریکٹس کرنے سے آپ اپنی انٹونیشن، اپنے لہجے کو، سٹریس کو اور پچ کو، ساؤنڈ کو فائن ٹیون کر لیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ پر کس لہجے میں بیان کرنا ہے۔ آپ اتار چڑھاؤ کو اپنے ذہن میں بیفور ٹائم ارینج کر لیتے ہیں، اور یہ چیز آپ کی سپیچ کو نکھار دیتی ہے۔ دا اسپیکر ہو ریہرسز ہز اسپیچ اسپیکس وتھ کانفیڈینس اینڈ کنونسز ہز آڈینس۔ تو لہٰذا وہ شخص جو کہ اپنی اسپیچ کی ریہرسل کرتا ہے، اس کو پریپیئر کرتا ہے، وہ نہ صرف بڑے افیکٹو، بڑے مؤثر انداز میں اپنی بات کنوے کرتا ہے، بلکہ سننے والے اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ واز آر ٹاپک، فرسٹ پارٹ آف دا ٹاپک۔ ان فیکٹ یہ ہماری ٹاپک کا ایک حصہ تو جو کہ ہم نے اپنے آج کے اس لیکچر میں فنش کیا، وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی ٹاپک کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
اور وہ ہوگا نان وربل کمیونیکیشن. اسے بڑی توجہ سے پڑھیے اور ریسرچ کیجئے نیٹ پر بھی، جیسے کہ میں نے ڈیفینیشنز تلاش کی ہیں، آپ کو لنکس پرووائڈ کیے ہیں. اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.